नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 के चैप्टर 4 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा घनत्व का मान। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी डिटरमाइन करनी है अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वास्तव में है क्या? हमने लास्ट डे एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों एनर्जी के बारे में, एनर्जी का मान। एनर्जी का मतलब था वर्क डन टू स्टोर द एनर्जी या टू स्टोर द चार्ज इन कैपेसिटर, कि आवेश को संग्रहित करने के लिए किया गया कार्य जो है वो ऊर्जा थी उसकी संधारित्र की। तो मैंने पहले से ये टॉपिक लिख रखा है ताकि टाइम बच जाए थोड़ा अपना। सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, हम ये मान के चले कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो, एरिया ए हो, और उसमें चार्ज अगर क्यू दे दें प्रत्येक प्लेट को, एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू, तो उसकी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अपने को पता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान होता है Q अपॉन ए फॉर एरिया, Q फॉर चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये A एप्सिलॉन नॉट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? E से। ये आ जाएगा टोटल चार्ज। अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट टॉपिक में अपने डिटरमाइन कर रखा है कि U इज इक्वल टू होता है 1/2 Q स्क्वायर बट्टा 2C। सिंपल सी बात, देखो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो और उसकी प्रत्येक प्लेटों को Q चार्ज दिया जाए, तब उसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होगा वो E बराबर समथिंग होगा। इसको मैंने इंग्लिश में क्या लिख रखा है? इफ़ A इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड Q इज़ द चार्ज टू गिवन द कैपेसिटर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर E इज इक्वल टू समथिंग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान Q अपॉन A और Q का मान आ गया A एप्सिलॉन नॉट E। हम जानते हैं संग्रहित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू होता है हाफ Q स्क्वायर बट्टा C। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब इस Q का जो मान है ये मान यहाँ पुट करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर अपॉन C। A एप्सिलॉन नॉट E अपॉन C का मान अपने को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C का मान एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था, हमने ये डिटरमाइन कर रखा है। तो C की जगह ये मान रखा, इसको हमने हल करने का प्रयास किया। ये स्क्वायर है तो A का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E का स्क्वायर, ये समथिंग बटा 2 एप्सिलॉन नॉट A, D ऊपर चला जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा। तो इधर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर था तो ये एप्सिलॉन नॉट उसको काट देगा, A है वो A स्क्वायर को काटेगा। तो अपने पास फाइनल सॉल्यूशन क्या बच गया U का? वो बच गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अब इसी को अपन एनर्जी डेंसिटी की बात करें। मैंने यहाँ टॉपिक क्या लिख रखा है? एनर्जी डेंसिटी। ये तो है एनर्जी। अब डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों एकांक आयतन में ऊर्जा का मान, यानी कि प्लेट के बीच में जो जितना वॉल्यूम बन रहा है उसके यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हमें पता है कि प्लेट का एरिया कितना है बच्चों? एरिया कितना है? एरिया है A, और प्लेटों के बीच सेपरेशन कितना है? सेपरेशन मतलब गैप कितना है? D। यानी क्षेत्रफल कितना है बच्चों? A, और गैप कितना है, अंतराल कितना है प्लेटों के बीच? अंतराल है D। तो आयतन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू D। क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है? एरिया। इसी बात को हम यहाँ समझ रहे हैं, ये बात कि A इंटू डी हो गया वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का एनर्जी में भाग लग जाए तो एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। तो हम कह देंगे अतः एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व का जो मान है वो इस प्रकार आ जाएगा बच्चों। देखो, यस नो, तो ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी U अपॉन V, और U अपॉन V का मतलब है A इंटू डी। उसका मान क्या आ जाएगा? इसको मैं ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वरना शब्दावली लिख देते हैं
ऊर्जा घनत्व बराबर एनर्जी डेंसिटी बराबर 1/2। ये सारा का सारा पोर्शन किसके बट्टा में चला जाएगा, U के, तो क्या बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट E²। अब याद रखो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो इतनी होती है। यही अपना आज का पहला टॉपिक था। उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर समांतर प्लेट जुड़े हुए हो, पैरेलल कनेक्शन हो या सीरीज कनेक्शन हो, तब उनकी एनर्जी का क्या होता है। तो आगे का जो टॉपिक अपना है बच्चों, उसका नाम है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगला टॉपिक हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन combination of capacitor। That's all। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हिंदी में बन जाएगा संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। ठीक है, होता क्या है देखो, पहला अपने पास क्या था, श्रेणीक्रम संयोजन था। श्रेणीक्रम संयोजन कौन सा भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को पता है रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कि मतलब परिणामी धारिता किसमें भाई, श्रेणीक्रम संयोजन में। उसको बोलते हैं CS। क्या बोलते हैं, CS। S फॉर सीरीज। तो 1/CS का मान होता है 1/C1 1/C2। अगर अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हों तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का मान, परिणामी धारिता का मान इस प्रकार अपने को प्राप्त होता है श्रेणीक्रम में। हमने डिटरमाइन करके देख रखा है बच्चों इसको। एवं श्रेणीक्रम में संचित ऊर्जा को अपन लोग US कह सकते हैं। तो इसका मान क्या आना चाहिए, 1/2 Q²/CS। वास्तव में होना तो ये S पैर में लिखना है, ध्यान रखें इस बात को। S फॉर सीरीज फॉर मतलब श्रेणीक्रम, ये अपने पास ऊर्जा संचित होती है। तो इसका मतलब US का मान 1/2 Q² बाहर रखें, 1/CS का मान क्या होता है 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस सो ऑन 1/CN। अगर मैं इस Q² सब के पार्ट को अंदर ले जाऊं तो 1/2 Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस 1/2 Q²/C3 प्लस सो ऑन 1/2 Q²/CN। इसका मतलब हो गया कि US का जो मान है सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट जो अपने पास संचित ऊर्जा है, स्टोर्ड एनर्जी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इसका मीनिंग हो गया हिंदी में। US का मान क्या आ जाएगा बच्चों, ये एनर्जी जो है ये U1 है, पहले कैपेसिटर की एनर्जी U1। ये एनर्जी जो है U2 है, क्या है U2। इस प्रकार आगे वाला भी क्या आ जाएगा U3 सो ऑन UN। ये टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी
प्रत्येक कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो एल्जेब्रिक सम से ऐड हो रही है, ठीक है, परिणामी मान है वो सब का सब जुड़ रहा है। ऐसे ही 2 नंबर, ये 1 नंबर श्रेणी क्रम था, 2 नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। हमने क्यों इसलिए लिया है कि श्रेणी क्रम में आवेश है वो समान रहता है, सभी आवेशों पर, सभी संधारित्रों पर आवेश है वो समान रहता है, इसलिए ये सूत्र काम में हमने लिया है। हालांकि सूत्र तो कई है इसके, हमने Q² बटा CS का ही सूत्र क्यों काम में लिया, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश है वो समान रहता है, जिससे हम ये चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं विभव का सूत्र लेता हाफ CV², तो V अलग अलग होता है सभी कैपेसिटर में श्रेणी क्रम में। अब समांतर क्रम वाले में ये सूत्र न लेकर CV वाला सूत्र काम में लूंगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में विभव का मान समान रहता है, प्रत्येक कैपेसिटर पर पोटेंशियल जो है वो समान रहता है बच्चों। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो 2 नंबर कंडीशन, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। हम कह देंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता, परिणामी धारिता का सूत्र क्या होता है भाई, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस P फॉर पैरेलल, इसका मान देखो, इसमें 1/, के पोर्शन में नहीं आता, इसमें डायरेक्ट आता है CP = पैरेलल में C1 + C2 + C3 + so on Cn, ये होता है। अब कह देंगे सिंस, यानी चूंकि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान रहता है, प्रत्येक कैपेसिटर पर पोटेंशियल की वैल्यू समान रहती है। सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, ठीक। अतः परिणामी संचित ऊर्जा UPP फॉर पैरेलल, ये क्या होना चाहिए, हाफ, क्या उत्तर आना चाहिए बच्चों, CV², यही सूत्र होता है, हाफ CV², दैट्स ऑल। अब पैरेलल के अंदर C की जगह क्या है, CP है बच्चों, तो ये रख देंगे अपने, क्या दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो आगे का पोर्शन, ये CP का मान यहाँ रख देंगे, जैसे यहाँ रखेंगे तो वापस वही U1 + U2 + U3 की सीरीज बन जाएगी प्रत्येक कंडीशन में। इसका मतलब चाहे कॉम्बिनेशन सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, टोटल जो एनर्जी है वो प्रत्येक कैपेसिटर की एनर्जी का एडिशन है, ठीक है। देखो आगे P फॉर पैरेलल के अंदर रिजल्टेंट, तो हाफ V² तो कॉमन है, CP का मान क्या है, C1 + C2 + C3 + so on Cn, प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, C1 V², हाफ C2 V², हाफ C3 V², so on हाफ Cn V²। ये प्रथम एनर्जी साहब U1, ये फर्स्ट सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी, ये थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी U3,
सो ऑन, ये nवें कैपेसिटर की एनर्जी। इसका मतलब चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, टोटल एनर्जी जो है वो तो सबका एडिशन है। अगला टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। वितरण एवं ऊर्जा हानि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक एक साथ आ गए हैं बच्चों। अंग्रेजी में क्या आ जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। आवेशों का पुनर्वितरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। एंड ऊर्जा हानि को कहते हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस बाय combination of charged conductor या कंडक्टर्स। अगर आवेशित चालकों को आप जोड़ते हो, चाहे वो पैरेलल में जोड़ो चाहे सीरीज में जोड़ो, किसी भी कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो, तो उनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जिसमें चार्ज ज़्यादा है वो कम वाले को कुछ चार्ज देगा। सेम वही बात, अगर दो वस्तुएं हैं, एक ज़्यादा गर्म है एक कम गर्म है, अगर संपर्क में लाते हैं तो ज़्यादा गर्म वाली वस्तु कम गर्म वाली वस्तु को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, हीट ट्रांसफ़र करती है। सेम ऐसा ही इसमें है। अगर हम कह दें कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक की रेडियस है वो R1 है, कैपेसिटेंस इसकी C1 है। अगर इसको मैं चार्ज Q1 देता हूँ, कितना चार्ज देता हूँ, Q1 देता हूँ, ठीक, कितना चार्ज देता हूँ, Q1, तो इसका पोटेंशियल हो जाता है V1 इसकी सरफेस पर। पहली कंडीशन। इसको मैंने एक इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया। ये एक चालक गोला है बच्चों, ये कुछ चालक स्टैंड पे इसको रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड है इस पर इसको रख दिया। इसकी रेडियस है R1। दूसरा एक कैपेसिटर कंडक्टर फिर लिया, इसकी रेडियस R2 है। इसको हमने चार्ज जो दिया है बच्चों वो Q2 दे दिया। कितना दे दिया, Q2 चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C2 है। कितनी है, C2। तो इसका पोटेंशियल इसकी सरफेस पे V2 हो जाएगा। ये दो कंडक्टर है बच्चों। इन कंडक्टर्स को अगर मैं किसी एक पतले वायर से जोड़ दूं, किससे जोड़ूं, पतले वायर से, तो अगर मान लो Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो ये वाला इसको आवेश का स्थानांतरण करेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इधर भेज देगा। अगर Q2 ज़्यादा है Q1 से तो ये वाला चार्ज इसको देगा। इस स्थिति में कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी कितनी लॉस हुई वो डिटरमाइन करेंगे। दूसरी बात, ये चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल समान नहीं हो जाए। चार्ज बराबर होना जरूरी नहीं है बच्चों, ये याद रखें, जब तक पोटेंशियल दोनों का बराबर नहीं हो जाए। मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो V रहे तो इसका भी V न हो जाए, तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहली कंडीशन ये बन गई। डायग्राम बना लो बच्चों ये वाला, तो ठीक। दूसरे इसी के बाद डायग्राम दूसरा और बनाना है। ये दोनों पहले डायग्राम बना लो। इसके तुरंत बाद जब मैं दूसरी पोजीशन की बात करता हूँ, यदि इन चालकों को एक पतले नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले वायर से, अब देखो नेग्लिजिबल मैंने इसलिए कहा है कि इस चार्ज, ये वायर है ये भी कंडक्टर होता है, इसी से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर ये नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का है तो खुद अपने पे चार्ज नहीं रखेगा, इसलिए नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। बात क्या है, अब अगर जैसे मैं इस वायर से इसको कनेक्टिविटी दूंगा, सेकंड चित्र है ये देखो, पहला ये, दूसरा अब आगे वाला, 1 2, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे इनको रखा हुआ है। डायग्राम इतने बड़े बड़े बनाने हैं जो पहले वाले जितना बनाए उतने। पहले वाले की रेडियस R1 है,
कैपेसिटेंस इसकी C1 है, दूसरे की रेडियस R2 है, कैपेसिटेंस C2 है। अगर मैं इनको वायर से जोड़ देता हूँ, नेग्लिजिबल नगण्य धारिता के एक पतले तार से अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनमें आवेशों का स्थानांतरण होगा। ये लाइन में लिखवाऊंगा अभी, आवेशों का स्थानांतरण होगा। और ये स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल, दोनों के विभव समान नहीं हो जाए। ऐसी स्थिति में पहले वाले का मान लेते हैं जो आवेश Q1 था वो या तो बढ़ गया या घट गया, जो भी स्थिति है उस स्थिति से उसका आवेश हो गया Q1। दूसरा वाला जो था उसका आवेश हो गया Q2, यानी चार्ज कितना हो गया Q2 डैश। पहले वाले का Q1 डैश और दूसरे वाले का Q2 डैश। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ये दोनों डायग्राम आप अच्छे से बना लो बच्चों। पहले हम कह सकते हैं ये कंडक्टर A है, ये कंडक्टर B है, ये भी बता देना। बना दो, डायग्राम बना दो अच्छे से ताकि दिक्कत नहीं हो, फिर मैं मिटाने वाला हूँ। तो अब वापस मैंने ये डायग्राम ऊपर बना लिया है। फिर से समझो, अगर C1 इसकी धारिता है, R1 इसकी त्रिज्या है, तो पोटेंशियल V1 पहले वाले का, आवेश इसको Q1 दिया, ये चालक A है। दूसरा चालक है Q2, B चालक। B कंडक्टर को हमने चार्ज Q2 दे रखा है, कैपेसिटेंस C2 थी, इसकी रेडियस R2 है और V2 इसका पोटेंशियल। जो नीचे डायग्राम था ऊपर वाला टॉपिक हटा के मैंने ऊपर बना दिया है। अगर मैं इनको एक पतले तार से जिसकी धारिता नेग्लिजिबल है, नगण्य धारिता वाले चालक तार से, नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले वायर से अगर इसको कनेक्ट करता हूं तो इनका चार्ज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये तब तक होता रहता है जब तक इनका पोटेंशियल समान नहीं हो जाए। अर्थात इससे कुछ चार्ज हो सकता है इसमें जाए या इससे हो सकता है इसमें जाए, तब तक होता रहता है जब तक इनका पोटेंशियल दोनों का बराबर नहीं हो जाए। अर्थात दोनों के पोटेंशियल V और V नहीं हो जाए तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। जैसे इनका पोटेंशियल V होता है दोनों का, तो मान लो पहले का जो चार्ज Q1 था वो कितना हो गया Q1 डैश, कितना रह गया Q1 डैश। हो सकता है Q1 डैश Q से ज़्यादा हो सकता है कम हो, वो डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा था। बात ये है बच्चों कि आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है। ये लाइन याद रखो, लिख भी दूंगा मैं कि उच्च विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेशों का स्थानांतरण होता है। दूसरी बात कौन सी है बच्चों कि जो Q2 चार्ज था, ये Q2 चार्ज कितना रह गया Q2 डैश, कितना रह गया बच्चों Q2 डैश। ये चालक है B। अब अगर मैं कहूँ बच्चों कि प्रथम चालक में उपस्थित आवेश कितना है, फर्स्ट चालक में आवेश कितना है प्रथम चालक में, तो प्रथम चालक में उपस्थित आवेश है वो है Q1। Q1 का मान कितना है C1 V1। तो चार्ज इन फर्स्ट कंडक्टर कितना हो जाएगा, चार्ज इन फर्स्ट कंडक्टर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज इन कंडक्टर A Q1 बराबर C1 V1। सेकंड में क्या आ जाएगा एंड चार्ज इन कंडक्टर B Q2 इज इक्वल टू C2 V2। फिर कह देंगे सिंस द टोटल चार्ज इन बोथ कंडक्टर, अतः दोनों चालकों में उपस्थित आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2। Q1 का मान क्या था C1 V1, Q2 का मान क्या है C2 V2, दोनों को जोड़ दिया तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। फिर मैं कह रहा हूं जब दोनों चालकों को पतले नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले वायर से जोड़ दिया जाता है, पतले नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ा जाता है, तो आवेशों के स्थानांतरण के पश्चात विभव समान हो जाता है। तब चालक A पर आवेश Q1 डैश व चालक B पर आवेश Q2 डैश रह जाता है। कितना रह जाता है Q2 डैश रह जाता है। अब परिणामी आवेश तो Q था दोनों का, नहीं अब Q का मान भी Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा, ये भी सुने बच्चों। लेकिन अलग अलग अगर उनकी बात करें तो आवेश Q1 डैश और Q2 डैश होता रहता है। अब लाइन जो लिख रहा हूं मैं ये कहूंगा आवेश
का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न या कम विभव वाले चालक की ओर होता है। अर्थात जिसका विभव ज़्यादा था उससे कम विभव वाले की ओर होता है। अंग्रेजी मीडियम वाले इस लाइन को क्या लिख सकते हैं? व्हेन, इस नीचे वाली लाइन को व्हेन बोथ कंडक्टर आर कनेक्टेड बाय ए थिन negligible capacitance of wire. When both conductors are connected with thin and negligible wire, then between both conductor charge are redistributed from high potential of conductor to low potential of conductor। ठीक है, हाई पोटेंशियल कंडक्टर से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन द पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर remain constant and charge of conductor A have Q1 dash and conductor of B have Q2 dash। यहाँ तक की थ्योरी थी बच्चों, अब तो आगे डेरिवेशन है। ठीक है, यानी A कंडक्टर का चार्ज कितना है Q1 डैश और B कंडक्टर का चार्ज कितना है Q2 डैश। इसलिए Q1 डैश बराबर C1 इंटू वी, देखो विभव V है दोनों का आफ्टर वायर जोड़ने के बाद, और Q2 डैश का जो मान है वो है C2 इंटू वी। ठीक है, इसलिए परिणामी आवेश Q बराबर क्या होगा बच्चों Q1 डैश प्लस Q2 डैश। भाई पहले वाले में क्या था, जब अलग अलग थे तो Q1 था और इसका क्या था Q2 था, अलग अलग कंडक्टर का, तो टोटल चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 आया था। इसमें Q1 का मान C1 V1 था प्लस यहाँ क्या था C2 V2। लेकिन जब तार से जोड़ दिया तो विभव दोनों का समान हो गया। इसका मतलब पहले का अगर आवेश Q1 डैश Q1 से Q1 डैश हुआ है तो धारिता कितनी हो जाएगी C1 इंटू वी हो जाएगा। दूसरे वाले की Q2 डैश की धारिता क्या हो जाएगी C2 इंटू वी हो जाएगी। तो क्या मान आ गया Q का C1 V प्लस C2 V, V को कॉमन निकाला C1 प्लस C2 इंटू वी। ये मान है बच्चों Q का दूसरी स्थिति में आफ्टर कंडक्टर। ठीक है, जब हमने वायर से जोड़ दिया तो उसका विभव क्या आ गया, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम जानते हैं, ये समीकरण नंबर 2 दे दो, उसको 1 दे रखा था। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस समीकरण 1 व 2 से क्या है बच्चों C1 V1 Q का मान C2 V2 था। दूसरे वाले में Q का मान क्या है C1 प्लस C2 इंटू वी। इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल जो आ रहा है वायर से जोड़ने के बाद जो विभव का मान आ रहा है वो है C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2। दैट्स ऑल। ये है इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये काम आएगा अपने इक्वेशन नंबर 3। यानी कि जब वायर से नहीं जोड़ रखा था तब उनका
टोटल चार्ज तो ये था C1V1 प्लस C2V2, और जब वायर से जोड़ दिया तो इसमें विभव कॉमन होते ही इसका मान ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या आने वाला है। हम कह सकते हैं बच्चों कि अगर आवेशों का भी अनुपात लें आपस में, क्या लें, Q1 डैश बट्टा Q2 डैश लिया जाए, तो Q1 डैश का मान क्या है C1V बट्टा ये क्या है C2V, अर्थात Q1 और Q2 को न्यूमेरिकल रूप से आपको कहीं डिटरमाइन करना पड़ जाए तो उनका अनुपात हमेशा उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य ही आता है, जिसमें जितना आवेश समाहित हो सकता है उसी हिसाब से उनका मान प्राप्त हमें होता है। 3 नंबर के बाद हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात आवेशों पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का वितरण या आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। ये तो हो गया हमारे पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, अब कह देंगे अतः विभव में अंतर, पहला डेल्टा VI, इसमें क्या होना चाहिए, V में से प्रथम विभव घटा दो। क्या घटा देंगे, V में से प्रथम विभव घटा दो, या फिर प्रथम विभव अगर ज़्यादा है, V1 इज ग्रेटर देन V है, तो V1 में से V घटा दो। समझ में आ रही बात, V का मान क्या है, ये है, इसको इधर गुणा कर दो, दोनों के उत्तर बराबर आएंगे। देखना बच्चों, V1 का मान तो V1 पढ़ाइए, V का मान क्या है C1V1 प्लस C2V2 बट्टा क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, इसका LCM लो और इससे मल्टीप्लाई करो, क्या उत्तर आएगा C1V1 प्लस C2V1। देखो इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल बट्टा में C1 प्लस C2। ये प्रथम आवेश जो प्रथम चालक है, फर्स्ट कंडक्टर है, उसमें विभव का अंतर है। पहले कनेक्शन से, वायर से कनेक्शन से पहले इसका विभव V1 था, कनेक्शन के बाद उसका विभव V हो गया, तो अंतर कितना आया वो ये है। कैंसिल हो रहा है, देखो ये माइनस है, नेगेटिव C1V1 और ये क्या है प्लस, कैंसिल हो गया, उत्तर क्या बचा इधर C2V1, और ये भी तो माइनस आएगा बच्चों, माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, C2V2 बट्टा C1 प्लस C2। दैट्स क्या उत्तर आया, C2 को अगर कॉमन निकालूँ तो V1 माइनस V2 आएगा। क्या आएगा, डेल्टा V1 बराबर C2 बाहर आ गया, V1 माइनस V2 बट्टा C1 प्लस C2। दैट्स ये है विभव का अंतर बच्चों। अभी तक हम विभव पढ़ रहे हैं, ऊर्जा हानि की हमने कोई बात नहीं की है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, छोटा टॉपिक नहीं है। स्थितियाँ दोनों की एकदम इजी है भाई। पहले आप निकाल लो, अब बिना वायर जोड़े हुए, फिर वायर जोड़ने का बाद उनका विभव निकाल लो। ये जो मैंने इक्वेशन 4 लिखाई है, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। कई बार आपको धारिताएँ दे दी जाती है, धारिताओं का अनुपात दे दिया जाता है, आवेश का अनुपात पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार सिमिलरली सेकंड कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, तो डेल्टा V2 बराबर क्या आना चाहिए बच्चों, V2 माइनस V आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V2 माइनस V। और अगर V1 इज ग्रेटर देन V है और V2 इज लेस देन V है, उस स्थिति में V में से V2 घटेगा। दो स्थितियां हैं, यानी कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है पहली स्थिति। दूसरी बात, V1 इज ग्रेटर देन V हो तो बच्चों V2 है वो लेस देन V होना पड़ेगा। इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2, ये स्थिति रहेगी। V1 सबसे ज़्यादा, V उन दोनों के बीच रहेगा, क्योंकि जब कॉमन होगा तो हाई पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब V है दोनों के बीच में रहेगा।
तो पहली वाली कंडीशन में तो हमने V1 में से V को घटाया, तो दूसरी वाले में V में से V को घटाओ, V2 को घटाओ। इस V का मान क्या है बच्चों? C1 V1 प्लस C2 V2। V का मान यही था बट्टा C1 प्लस C2 माइनस V2। उत्तर यही आने वाला है, देखते रहो आप। डेल्टा V2 मैं अंतर ज्ञात कर रहा हूँ। क्या अंतर? जैसे ये चालक था पहला, इसका विभव V1 था, ये चालक दूसरा था, इसका विभव V2 था। वायर से जोड़ने के बाद इसका तो विभव घटकर V हो गया और इसका इंक्रीज होकर V हो गया। इसका मतलब इसमें तो वृद्धि कितनी हुई और इसमें कमी कितनी आई, ये हमने ज्ञात किया है। और इसी आधार पर हम ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे कि ऊर्जा में भी अंतर कितना आया। तो ये तो ज़्यादा था इसलिए इसमें से ये घटाया, ये पहले से कम था इसलिए इसमें से ये घटाया, सब्ट्रैक्ट किया। तो डेल्टा V2 मतलब अंतर है, विभव का अंतर है सेकंड कंडक्टर का। कितना आएगा? देखो इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो इधर, तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 इंटू C1 प्लस C2 होल बट्टा में C1 प्लस C2। इसको अंदर भेजो, क्या किससे क्या कैंसिल होगा? C2 V2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या उत्तर आने वाला है। डेल्टा V2 का मान C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2, ये कैंसिल हो गया बच्चों। होल बट्टा में क्या है? C1 प्लस C2। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? C1 कॉमन आ रहा है। कोष्टक में क्या आ गया? V1 माइनस V2। होल बट्टा में क्या आ गया? C1 प्लस C2। देखो उसमें तो गुणा था C2 का, V1 माइनस V2, और इसमें किसका मल्टीप्लाई है? C1 का। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ डेल्टा V2 जो है वो बराबर ही रहता है डेल्टा V1 के। फ़र्क इतना ही है कि ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जितना कैपेसिटेंस पहले वाले का जो है उतना दूसरे वाले का नहीं हो, उसके बावजूद भी विभव का अंतर एक में जितना इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में उतनी ही कमी आ रही है। निकाल लो बच्चों। आगे का टॉपिक देखो बच्चों, वो है ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस, और ये चैप्टर नंबर 4 का अंतिम टॉपिक है बच्चों। कौन सा टॉपिक है? अंतिम टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है, समझने वाली बात है बच्चों। देखते हैं ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस वास्तव में वही कंडीशन भाई, कनेक्शन से पहले इनकी एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है। इसकी एनर्जी मान लो U1 है, इसकी एनर्जी कितनी है? U2 है। कनेक्शन होने के बाद इनकी एनर्जी कितनी हो गई? U डैश, जिसका मान क्या आना चाहिए? U1 प्लस U2 के बराबर आना चाहिए। समझ आ रही बात? तो पहले अब मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों इसको। ऊर्जा हानि में कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, कोई मानक सपोज लेट कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। आवेश वितरण से पूर्व चालक A की ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। खत्म बात। बिफोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर समथिंग एंड एनर्जी ऑफ बी कंडक्टर। बी चालक की ऊर्जा U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अतः कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 बराबर हाफ C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये तो हो गया
कॉम्बिनेशन से पहले जब हमने जोड़ा ही नहीं है उनको, तब उनकी टोटल एनर्जी, ठीक है, सिंस टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, ये मान आ गया कॉम्बिनेशन से पहले, बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल एनर्जी। ठीक है, अब कह देंगे आफ्टर कॉम्बिनेशन द टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ, क्या आना चाहिए, C1 प्लस C2 इंटू वी का स्क्वायर। बच्चों ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पहले वाले की जो टोटल एनर्जी, पहले वाले की एनर्जी जो होगी वो होगी C1 वी का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की एनर्जी होगी C2 वी का स्क्वायर, यही होगी भाई। कॉम्बिनेशन होने के बाद पोटेंशियल उनका कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए पहले वाले की एनर्जी C1 वी का स्क्वायर, दूसरे वाले की एनर्जी C2 वी का स्क्वायर। ऊपर वाला था बिफोर, जब कॉम्बिनेशन नहीं किया गया तब, तो U का मान क्या आएगा, हाफ C1 C2 इंटू वी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये 1 नंबर दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। V का मान रख देंगे बच्चों यहाँ पर, देखो बहुत ही इजी मान है बच्चों इसका, देखते जाओ। इसको आप U डैश कह दो आफ्टर कॉम्बिनेशन को, क्योंकि एनर्जी लॉस होगी ना, तो U डैश में से घटा देंगे। अब कह देंगे V का मान रखने पर, तो U डैश V का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V क्या है, कॉमन पोटेंशियल दोनों कंडक्टर का, हाफ C1 प्लस C2, V का मान है बच्चों C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2 का। अब V का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2। ढंग से देखो तो इस C1 प्लस C2 का भी ये स्क्वायर है, ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा। 12th क्लास में हो गए हो अब तुम लोग, ये चीज़ समझो। ये ऊपर 1 पावर में है, यहाँ 2 पावर में है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 जो है उसका तो रह जाएगा होल स्क्वायर, बट्टा में नीचे अकेला रह जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर आफ्टर द कॉम्बिनेशन। आफ्टर द combination of conductor, the energy U डैश इज इक्वल टू समथिंग आ गया। संयोजन के पश्चात चालकों की कुल ऊर्जा U डैश का मान आ गया। संयोजन के पश्चात चालकों की कुल ऊर्जा ये आ गई, और संयोजन से पूर्व हमने ये डिटरमाइन पहले वाली की थी समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अतः ऊर्जा हानि। अब हानि होने का मतलब पहले ऊर्जा ज़्यादा थी, बाद में ऊर्जा कम हो गई, अतः ऊर्जा हानि। सिंस द एनर्जी लॉस का मतलब U में से U डैश घटा दो भाई। पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, इसको हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर देंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू U का मान क्या है भाई, हाफ U का मान क्या था हमारे पास, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये U का मान था, माइनस U डैश का मान ये है, हाफ C1 का और C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, बट्टा में है C1 प्लस C2। ठीक, इसका होल स्क्वायर खोल लो, 2 को अंदर अप्लाई कर दो, जो घट रहा है उनको घटा दीजिए, कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए, इसका एलसीएम लेकर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास अब डेल्टा U का एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन आने वाली है बच्चों।
हाफ दोनों के बाहर निकाल लिया, इसका भी बाहर निकाल लिया, ये बचा है C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, कोष्टक में इसको रख दो, माइनस ये वाला ऊपर वाला, इसको ऊपर वाले खोल दो बच्चों, C1V1 C का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 होल बट्टा में आ गया C1 प्लस C2 का मान, ये कोष्टक में आ गया। इसका 1/2, इसका 1/2 और इसका 1/2, ये तो कॉमन निकल गया, पहला मान, ये दूसरा मान, इसका होल स्क्वायर खोला, A का स्क्वायर मतलब C1V1 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब C2V2 का स्क्वायर इंटू 2A1 AB, तो 2A की जगह C1V1, B की जगह क्या है C2V2 लिख दिया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा उत्तर। देखो बच्चों शानदार डेरिवेशन बन रहा है इजी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसमें देखते जाओ। डेल्टा U बराबर हाफ बार पड़ा है, इसको LCM लो, एक नीचे आ जाएगा, तो सब के बट्टा में तो आ गया C1 प्लस C2। अब इस C1 प्लस C2 से पहले इसको गुणा करो, तो C1V1 का स्क्वायर को गुणा करना है C1 प्लस C2 से, प्लस C2V2 के स्क्वायर को भी गुणा करना है C1 प्लस C2 से, होल माइनस कोष्टक शुरू कर दो, या सब में माइनस अंदर अप्लाई कर दो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, दैट्स ऑल बच्चों। ये मान आ गया, इस माइनस को सब जगह अप्लाई किया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, इसका इसके साथ गुणा करो, इसका इसके साथ गुणा किया, क्या है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा करो C1 C2 V1 का स्क्वायर, दैट्स ऑल, सही बात है, प्लस इसका इसके साथ गुणा करो C1 C2 V2 का स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा करो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये तो आ गया पहले, यहाँ तक ये हेल हो के ये मान आ गया, माइनस ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, होल बट्टा में आ गया बच्चों C1 प्लस C2, कैंसिल हो रहा है ये C1 V1 से और ये C2 V2 से। अब फाइनल आंसर क्या बच गया, चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है बच्चों, खुशी की बात तो ये है, चैप्टर 4 भी क्लोज होने जा रहा है। C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C कोष्टक से निकाल दो इसको बाहर, V2 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 C1 C2 V1 V2, होल बट्टा में कितना आ गया C1 प्लस C2। ये C1 C2 कैपेसिटेंस है बच्चों, पहले चालक की कैपेसिटेंस C1 और दूसरे की कैपेसिटेंस है C2। ये डेरिवेशन से आगे मान चलते जा रहे हैं बच्चों। ढंग से देखो तो C1 C2 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, बहुत ही शानदार उत्तर बन गया C1 C2, बटा इसको भी कॉमन बाहर निकाल दो, ठीक। कोष्टक में क्या आ गया देखो V1 प्लस V2 माइनस 2 V1 V2, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, बहुत ही शानदार डेरिवेशन बना है बच्चों। इस डेरिवेशन को तो आप पहचानते होंगे, ये किसका मान है, हाफ, ये है C1 C2, ये इनटू में मल्टीप्लाई में है बच्चों, हाफ C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2
यहाँ क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दैट्स द आंसर बच्चों। ये है फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये है बच्चों। C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी लॉस का अब कोई फॉर्मूला पूछे तो ये है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर दोनों के पोटेंशियल बराबर हो। ये कंडीशन अब डालते हैं, देखो इफ़ द पोटेंशियल इज इक्वल V1 इज इक्वल टू V2, यदि V1 बराबर V2 हो, इफ़ यदि, तो डेल्टा U का मान ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों ये मान ज़ीरो हो गया, अर्थात दोनों का विभव अगर समान है तो ऊर्जा हानि क्या होगी? ज़ीरो होगी, ऊर्जा हानि होगी ही नहीं। ठीक है, और अगर V1 माइनस V2 हमेशा धनात्मक है तो ऊर्जा हानि का मान हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आज अपना ये चैप्टर ख़त्म हुआ बच्चों, चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।